हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो से हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी हमने पूरे तरीके से कंप्लीट कर लिया, सारे टॉपिक्स कवर किए गए हैं उसमें। ठीक है, आई थिंक वो 8 जो है वीडियोस हैं, आप उसको देख लीजिएगा। तो और बहुत ज़्यादा बड़े लंबे वीडियोस भी नहीं है, टाइम उतना नहीं लगेगा, आप उसको देख लीजिएगा। जो फैक्चुअल चीज़ें हैं इंडियन ज्योग्राफी की, वो सारी चीज़ें वहाँ पे कवर की गई हैं। ठीक है, तो वर्ल्ड जो है ज्योग्राफी स्टार्ट करते हैं, विश्व का भूगोल। तो पहला हमारा जो टॉपिक है वो है ब्रह्मांड। ठीक है, तो ब्रह्मांड सामान्य अवधारणा क्या है ब्रह्मांड के विषय में, वो हम देखेंगे। देखिए, महाविस्फोट सिद्धांत है, इसको बिग बैंग थ्योरी भी कहते हैं। तो बिग बैंग थ्योरी किससे संबंधित है? ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। ठीक है, तो माना जाता है कि बिग बैंग से जो है यूनिवर्स, उसका एक्सपेंशन हुआ। तो हम यहाँ पे चीज़ें एक्सप्लेन नहीं करेंगे, मैं फैक्चुअल फॉर्म में बता रही हूँ, क्योंकि एक्सप्लेन करने का ना तो ये चीज़ें रिवीजन के लिए ही हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन वाला जो पार्ट होगा वो हम कहीं पे और बहुत अच्छे से उसको कवर करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। आपको यहाँ पे फैक्ट समझने की ज़रूरत है। ये जो है अज्यूम करके चला जा रहा है कि आप चीज़ों को पहले ही आप थियरी आपको समझते हैं, पढ़ चुके होंगे। जब थियोरेटिकल पार्ट होगा तो बिग बैंग बहुत डिटेल में हम लोग हर तरीके से, बहुत सारी थियरीज हैं बिग बैंग पे, तो उसको हम देखेंगे, समझेंगे। ठीक है ना, जो है उसके जो सिद्धांत है, इसका उत्पत्ति है जो है हमारे ब्रह्मांड की, उस पर बहुत सारी थियरीज हैं, उसमें से बिग बैंग भी एक है। तो इस तरीके से हम आगे करेंगे कवर। यहाँ पे जो हम फैक्चुअल चीज़ें देखेंगे, तो देखिए जो बिग बैंग है वो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से रिलेटेड है। महाविस्फोट सिद्धांत या बिग बैंग का सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया था? जॉर्ज लेमेंथियर। क्या नाम है? जॉर्ज लेमेंथियर ने। ठीक है, यह गैलेक्सी जिसमें हमारा सौर मंडल रहता है, तो वह गैलेक्सी कौन सी? मंदाकिनी है, इसको आकाशगंगा भी बोलते हैं, दुग्ध मेखला भी बोलते हैं, या मिल्की वे भी बोलते हैं। कोई भी आ जाएगा, आपको आंसर वही होगा कि जिसमें हमारा सौर मंडल है वो है, उसको मंदाकिनी बोलेंगे, या आकाशगंगा, दुग्ध मेखला, या मिल्की वे। ठीक है, मिल्की वे वर्गीकृत किया गया है। तो मिल्की वे कैसा है? ये सर्पिलाकार जो है गैलेक्सी के रूप में है ये। ठीक है, अब देखिए ब्रह्मांड वर्ष या कॉस्मिक ईयर कहलाता है सूर्य द्वारा जो है गैलेक्टिक आपका केंद्र की एक परिक्रमा करने में लगा समय। जैसे हमारी पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता है, सूर्य केंद्र है और सारे जो ग्रह हैं उसके सैटेलाइट्स हैं जितने, वो सब परिक्रमा करते रहते हैं। ऐसे ही हमारा सन जो है वो भी परिक्रमा करता है, किसका? गैलेक्टिक सेंटर का, जो गैलेक्सी का जो सेंटर है उसकी परिक्रमा सूर्य करता है। तो इसको कहते हैं कॉस्मिक ईयर। तो एक जो है परिक्रमा करने में, सूर्य द्वारा एक परिक्रमा करने में पूरे गैलेक्टिक सेंटर का जितना टाइम लगता है उसको कॉस्मिक ईयर कहा जाता है। तो हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को लगा समय कितना है? तो लगभग ये 23 करोड़, कितना? 23 करोड़ वर्ष लगता है। ठीक है, तारे के विकास क्रम में सर्वप्रथम क्या होता है? तो देखिए, पहले गैसेस क्लाउड होता है तारा। ठीक है, गैस का एक क्लाउड होता है, उसके बाद ये जो है एम्ब्रियो स्टार, या इसको भ्रूण तारा बोलते हैं, वो बनता है। और एम्ब्रियो स्टार को पहले स्टार्टिंग में पहला फेज होता है गैसेस क्लाउड, उसके बाद जो है वो क्या बनता है, मतलब गैसेस क्लाउड मतलब गैस का एक मेघ बन जाता है, और उसके बाद ये एम्ब्रियो स्टार बनता है। तो ये जो है इसके फेजेस हो गए। ठीक है, तो देखिए जो तारे का रंग है वो क्या इंडिकेट करता है? तारा जो है येलो कलर का हो जाता है, बहुत रेड कलर का हो जाता है, ब्लू कलर का तारा होता है, तो उसका जो है क्या सूचक है? तो उसके ताप का सूचक है। जैसे आप गैस जो है कभी आप अगर यूज किए हो किचन में, आपने कुछ बनाया होगा, तो जब गैस बिल्कुल अभी नई नई आई होती है, सिलेंडर लगा होता है, तो वो फ्लेम जो होता है वो ब्लू कलर का होता है, समझ रहे ना, ब्लू कलर का होता है। लेकिन अगर जब खत्म होने लगती है तो वो फ्लेम कैसा हो जाता है? बिल्कुल रेड सब फ्लेम निकलने लगता है, येलोइश में निकलने लगता है। तो इसका मतलब क्या है कि उसकी एनर्जी अब कम हो गई है। ठीक है ना, तो वैसे ही जो, हालांकि उसमें कुछ गैसेस होती हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो है ये आपका अगर बहुत ही ज्यादा ब्राइट है, ब्लू है, तो उसका मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी है अभी तारे में, है ना, उसकी जीवन अभी यंग स्टेज में है। उसके बाद जैसे जैसे वो और कलर डिम होने लगेगा, रेड हो जाएगा, येलो हो जाएगा, उसकी एनर्जी ये जो है मानी जाती है कि वो वृद्ध हो चुका है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ये जो सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं, तो चंद्रशेखर लिमिट बोलते हैं। चंद्रशेखर जी ने इसको जो है चंद्रशेखर लिमिट के बारे में बताया था। चंद्रशेखर लिमिट ये जो है वह सीमा है जिसके बाहर तारे जो है वो आंतरिक मृत्यु से ग्रसित हो जाते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा। तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना क्या है? तो उसको कृष्ण विवर कहते हैं। क्या बोलते हैं? कृष्ण विवर बोलते हैं। तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना जो है वो कृष्ण विवर है। सॉरी देखिए, ब्लैक होल सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया था? एस चंद्रशेखर ने। ठीक है, ब्लैक होल को एस चंद्रशेखर ने प्रतिपादित किया था। कृष्ण छिद्र एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से नहीं देखा जा सकता। ठीक है, तो कृष्ण छिद्र जो है, ब्लैक होल एक ऐसा जो है दूरगोलीय आपका
खगोलीय परिदृश्य जिसको हम दूरबीन से नहीं देख सकते हैं। कृष्ण छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि वह जो है प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देता। प्रकाश नहीं रहेगा तो फिर जो है हम प्रतिबिंब देखेंगे कैसे, तो इसलिए प्रकाश को भी जो है वो खींच लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है, इसलिए हमें नहीं दिखता। दोनों ही सही है। देखिए कृष्ण छिद्र जो है ब्लैक होल है, अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण यानी रेडिएशन को बाहर नहीं जाने देता। इसका कारण क्या है? क्योंकि इसका गुरुत्वाकर्षण बहुत ज्यादा होता है। सुपरनोवा क्या है? सुपरनोवा एक मृतप्राय तारा है। सुपरनोवा क्या है? एक मृतप्राय तारा है। ठीक है। कॉन्स्टिलेशन या जो अंतरिक्ष में तारा मंडल है उनकी संख्या कितनी? तो कॉन्स्टिलेशन या तारा मंडल की संख्या है 88। कितनी है? 88। ठीक है। पल्सर, कृष्ण विवर, क्वासर, भंगुर तारा, ये सब खगोलीय वस्तुएं हैं। एग्जाम में आ गया, आता भी एग्जाम में कि पल्सर है, ठीक है ना, आपका कृष्ण विवर है, आपका क्वासर है और भंगुर है। ये क्या है? भंगुर तारा, ये खगोलीय वस्तुएं हैं। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह क्या कहता है? नक्षत्र कहते हैं। नक्षत्र जो है एक निश्चित उनका पैटर्न होता है, तो निश्चित पैटर्न में जो तारे होते हैं वो एम्बेडेड होते हैं, उसमें लगे होते हैं, उसको हम कहते हैं नक्षत्र। ठीक है। जो हबल अंतरिक्ष टेलीस्कोप ने पहली बार एक दूरस्थ तारे के सतह की छाया भेजी है, तारे का क्या नाम है? तो इसका तारे का नाम है बीटलग्यूज। क्या नाम है? बीटलग्यूज। ठीक है। जिसको हबल ने भेजा है। हबल क्या है? दूरबीन है, एक तरह का बड़ा दूरबीन है। उसके जो आपके उसमें जो लगे हुए हैं जिससे फोटो बहुत क्लियर आती है। तो एक तो होता है हमारा कैमरा, हम यूज करते हैं छोटी छोटी चीजें जो कैमरास हैं वो यूज करते हैं तो फोटो पिक्चर की क्लियरिटी के लिए। लेकिन ये जो पिंड हैं, जो हमारे अंतरिक्ष में जो पिंड है उनकी फोटो यहाँ से ली जा सकती है, उनको जो है धरती पे भेजा। तो हबल जो है एक टेलीस्कोप है। ठीक है। हबल क्या है? एक टेलीस्कोप है जो आकाशीय पिंडों का जो है चित्र लेने में संभव होता है उससे, या उसको क्लियर देखने में संभव होगा। ठीक है ना। सौरमंडल के सभी 8 ग्रहों में सर्वाधिक जो माध्य घनत्व है वो किसका है? तो सर्वाधिक जो माध्य घनत्व है वो पृथ्वी का है, वो 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ना। तो क्या है? सौरमंडल के 8 ग्रहों में सबसे ज्यादा घनत्व जो है पृथ्वी का है। सूर्य और पृथ्वी के बीचों बीच स्थित अंतरिक्षीय यान में बैठे व्यक्ति को दिखाई पड़ेगा। तो क्या? तो देखिए सूर्य और पृथ्वी के बीचों बीच अगर कोई व्यक्ति अंतरिक्ष यान में बैठा हुआ है तो उसको यह आकाश काला दिखाई देगा, स्याह काला दिखाई देगा और तारे टिमटिमाते नहीं दिखेंगे। तारों का टिमटिमाना जो है जो सूक्ष्म कण होते हैं, जो पोल्यूटेंट्स होते हैं उसकी वजह से दिखते हैं। बाकी तारे टिमटिमाते हुए नहीं दिखते हैं, वो तो हमारे जो बादल में जितने सारे जो स्पेस में जो कण होते हैं उनकी वजह से वो टिमटिमाते हुए दिखते हैं। पृथ्वी के संगठन में मुख्य तत्व क्या है? तो पृथ्वी में के संगठन में लोहा है, आयरन 23%, फिर ऑक्सीजन है 30%, ठीक है, सिलिकॉन है 15%। तो लोहा, ऑक्सीजन और सिलिकॉन याद रखिएगा, लोहा, ऑक्सीजन और सिलिकॉन, सबसे ज्यादा लोहा है। ठीक है। फिर ऑक्सीजन और फिर सिलिकॉन है। प्रकाश वर्ष क्या है? दूरी का जो है इकाई है। ठीक है। एक प्रकाश वर्ष एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.461 इंटू 10⁻15। कितना? 9.461 इंटू 10⁻15 एक प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। ठीक है। तो एक प्रकाश वर्ष 9.4 इंटू 10⁻15 के बराबर होता है। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है प्रकाश वर्ष। ठीक है। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई प्रकाश वर्ष है। यदि एक प्रेक्षक तारों को क्षितिज से लंबवत उठते देखता है तो वह अवस्थित होता है विषुवत रेखा पर। ठीक है। यदि एक प्रेक्षक तारे को क्षितिज से लंबवत उठते देखता है, ठीक है, क्षितिज से लंबवत उठते देखता है तो वह अवस्थित होता है विषुवत रेखा पर। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह क्या है? वो सप्तऋषि है। ठीक है। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वो क्या है? सप्तऋषि हैं। ठीक है। तो जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह सप्तऋषि हैं। इवेंट होराइजन, ठीक है, इवेंट होराइजन, सिंगुलैरिटी, स्ट्रिंग थियरी और स्टैंडर्ड मॉडल, ये शब्द किसमें? ब्रह्मांड के प्रेक्षण और बोध के संदर्भ में आते हैं। ठीक है। श्याम वीवर क्या होता है? ये सिमट गया तारा होता है। ठीक है। श्याम वीवर एक सिमटा हुआ तारा होता है। सौर मंडल की बात करें तो सौर मंडल का भाग क्या नहीं है? निहारिका जो है सौर मंडल का भाग नहीं है। निहारिका सौर मंडल का भाग नहीं है। हमारे सौर मंडल का केंद्र और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। सर्वप्रथम ये जो है किसने कहा? हमारे सौर मंडल का केंद्र, सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है, कॉपरनिकस ने कहा। ठीक है। कॉपरनिकस ने कहा। और इसके पहले, बहुत पहले किसी भारतीय ने भी ये बात कही थी। कौन था वो आप नाम बता सकते हैं? दूसरी बात ये है कि जो आपका चर्चेस थे तो उनकी भी एक अलग ऑर्गेनाइजेशन होती, तो वो लोग का ये मानना था कि पृथ्वी जो है सेंटर है और सन उसके चारों तरफ रिवॉल्व करता है। ठीक है ना। लेकिन इसको जो है, इसलिए कॉपरनिकस को क्या अगेंस्ट हो गए थे वो जो चर्च के लोग थे, उन्होंने कहा कि ये चीज़ गलत है।
ठीक है ना, कि कॉपरनिकस ने पहली बार उन्होंने ही ये बताया, इसके पहले यही प्रश्न लिखा कि पृथ्वी सेंटर में है और सूर्य परिक्रमा कर रहा है। सौर मंडल का निर्माण जो है 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है, सौर मंडल का निर्माण 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ था, तो याद रखिएगा 4.6 बिलियन ईयर्स एगो सौर मंडल का निर्माण हुआ था। हमारे सौर परिवार के संदर्भ में क्या कथन सही है, तो हमारे सौर परिवार के सभी ग्रह में पृथ्वी जो है सघनतम है, उसका घनत्व 5.5 आपका यहीं पे देखिए 5.5 सेंटीमीटर क्यूबिक, 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब था। अब देखिए सौर मंडल के में ग्रहों की संख्या कितनी है, तो देखिए सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। ठीक है, 8 ग्रह हैं, 2006 से पूर्व 9 थे। ठीक है, प्लूटो को हटा दिया गया था। अब उसके क्यों हटाया गया, क्या रीजन थे, वो हम कभी और देखेंगे। सूर्य से दूरी के क्रम में वह 2 ग्रह जो मंगल और यूरेनस के बीच हैं। ठीक है, सूर्य से दूरी के क्रम में वह ग्रह जो मंगल और यूरेनस के बीच में है वो बृहस्पति और शनि है। तो ये जस्ट वो वाला माई वेरी इनलाइटेड मदर जस्ट सो अस 9 प्लैनेट्स। ठीक है, तो ये वाला आपको याद होगा, तो इसी के बेस पे आप इसको कर लेंगे। अब नेक्स्ट हमारा है ग्रह सूर्य से दूरी के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित है। ठीक है, दूरी का बुध शुक्र बृहस्पति मंगल जो है आपका बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि यूरेनस और नेपच्यून। देखिए अब आ गया कि पृथ्वी और सूर्य के मध्य कौन ग्रह है, तो इसको रटना नहीं है, आपको पता चलना चाहिए। वही आपको एक बार जो है सीरीज पता हो तो आप वो चीज निकाल लेंगे। तो बुध और शुक्र है, पृथ्वी स्थित है शुक्र और मंगल के मध्य में। ग्रहों के बारे में क्या सत्य है, ये अप्रकाशमान होते हुए भी चमकते हैं, क्योंकि ये सन से अपना जो है लाइट एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ये शाइनिंग करते हुए दिखते हैं, लेकिन इनकी अपनी कोई लाइट नहीं होती। बिल्कुल सही है। देखिए सूची हमारे पास है, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। ठीक है, सौर मंडल का सबसे छोटा जो ग्रह है वो बुध है। सबसे बड़ा ग्रह जो बृहस्पति है। सौर मंडल सूर्य से दूसरे स्थान पर जो है वो शुक्र है। सौर मंडल में सूर्य से दूसरे स्थान पर ग्रह जो है वो शुक्र है। सूर्य के निकटतम बुध है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है सौर मंडल का मंदतम गति वाला ग्रह, जो सबसे धीरे धीरे गति करता है मंदतम, वो है वरुण। ठीक है, वरुण जो है मंदतम गति करने वाला है। बृहस्पति शनि यूरेनस और पृथ्वी के आकार के अनुसार घटते क्रम में लिखिए। तो घटते क्रम में क्या लिखना है, सबसे बड़ा तो आपका है बृहस्पति, उसके बाद फिर शनि है, उसके बाद फिर यूरेनस है और उसके बाद फिर पृथ्वी है। हाइड्रोजन हीलियम मिथेन प्रमुख गैसें हैं जो विद्यमान होती हैं। तो हाइड्रोजन हीलियम मीथेन कहाँ पे विद्यमान होती हैं, देखिए बृहस्पति शनि तथा वरुण और अरुण ग्रह पर। ठीक है, तो हाइड्रोजन हीलियम मीथेन प्रमुख गैसें हैं जो कहाँ पे होती हैं, बृहस्पति पे भी है, शनि पे भी है, वरुण पे भी है, नेपच्यून पे भी है और अरुण पे है भी। ठीक है, तो सबसे स्लो मूव करने वाला कौन सा है, नेपच्यून या वरुण है। ठीक है, तो हाइड्रोजन हीलियम मीथेन यानी कि बाह्य ग्रह जो होते हैं, एक्सटर्नल जो प्लैनेट्स होते हैं, 2 तरह के प्लैनेट्स होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक है, तो हम देखेंगे तो एक्सटर्नल प्लैनेट्स जो होते हैं वहां पे जो है बृहस्पति शनि वरुण और अरुण, ये जो है इनमें हाइड्रोजन हीलियम और मीथेन गैसें होती हैं। अब गोल्डीलॉक जोन क्या है, गोल्डीलॉक्स जोन जो है बाह्य अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे ग्रह की खोज। ठीक है, बाह्य अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे ग्रह की खोज जो आवासीय हो, जहाँ रह सकते हैं, हैबिटेबल हो, उसको गोल्डीलॉक जोन कहते हैं। ग्रह जो है क्या है, देखिए यूरेनस ग्रह है, उपग्रह चंद्रमा है, पुच्छल तारा जो आपका हेली है, हेली क्या है, पुच्छल तारा है, और ये कृत्रिम उपग्रह मेराइनर है। ठीक है, मेराइनर। ठीक है, नेक्स्ट हम सूर्य को देखेंगे। देखिए पृथ्वी सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ होते हैं गैस और प्लाज्मा के रूप में। ठीक है, सूर्य के केंद्र में जो पदार्थ होते हैं वो गैस और प्लाज्मा के रूप में होते हैं। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, सूर्य की ऊर्जा कैसे, नाभिकीय संलयन के द्वारा। सूर्य की ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है, नाभिकीय संलयन के द्वारा। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, फिजन नहीं, फ्यूजन से। और डायमंड रिंग यानी कि हीरक वलय जो है एक दृश्य है जिसे देखा जा सकता है केवल पूर्णतया पथ चिन्ह के परिधीय क्षेत्रों पर प्रतिपदा पे, न्यू मून डे पे। ठीक है, ये जो है ये आपका डायमंड जो रिंग है। ठीक है, ये डायमंड रिंग है, ये जो है केवल जो है पूर्णतया पथ चिन्ह के आपके परिधीय क्षेत्र पर। ठीक है, पथ चिन्ह के परिधीय क्षेत्र पर। ठीक है, थोड़ा हिंदी है। तो ये जो है आपका हीरक वाला जो डायमंड रिंग है वो केवल पूर्णतया पथ चिन्ह के परिधीय क्षेत्र पे देखा जा सकता है। सूर्य ग्रहण होता है कब, सूर्य ग्रहण न्यू मून डे पे होता है। ठीक है, न्यू मून डे पे होता है, प्रतिपदा पे होता है सूर्य ग्रहण। ठीक है, न्यू मून डे पे। प्रत्येक सूर्य ग्रहण होता है केवल अमावस्या के दिन। प्रत्येक सूर्य ग्रहण केवल अमावस्या के दिन होता है, न्यू मून डे पे। ठीक है, और सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा सूर्य के बीच, सूर्य और पृथ्वी, चंद्रमा जो है बीच में आ जाती है, किसके जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच। ठीक है, सूर्य ग्रहण जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाती है। अब देखिए
खग्रास या पूर्ण सोलर जो एक्लिप्स होता है, सूर्य ग्रहण केवल सीमित भू क्षेत्र में ही दिखाई देता है, क्योंकि पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिक्षेत्र की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाले चंद्रमा की छाया का आकार छोटा होता है। ठीक है, तो चंद्रमा का आकार जो है छोटा होता है। जैसे मान लीजिए, देखिए जो है पूर्ण सूर्य ग्रहण केवल सीमित भू क्षेत्र में ही दिखाई देता है, क्योंकि पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिक्षेत्र, जैसे मान लीजिए की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाले चंद्रमा की छाया का आकार छोटा होता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे भी दिख नहीं रहा है, जैसे ये पृथ्वी है, ठीक है, और यहीं पे ये चंद्रमा है, तो चंद्रमा की जो छाया होती है वो किसी छोटे ही पार्ट में पड़ती है, छोटे ही पार्ट में हिस्से में पड़ती है। इसकी वजह से जो है कुछ आकार जो है छिपा रहता है और कुछ दिखता है। सूर्य का प्रभा मंडल जो हैलो है वो पृथ्वी के अपवर्तन से उत्पन्न होता है। सूर्य का जो हैलो है वो प्रकाश के सूर्य का जो हैलो है वो प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है। तो प्रभा मंडल प्रकाश के अपवर्तन से होता है। पक्षाभ मेघों में हिम स्फटिकों में, कब होता है? पक्षाभ मेघों के हिम स्फटिकों में, पक्षाभ मेघों के हिम स्फटिकों में। नेक्स्ट हमारा एक खगोलीय एकक यानी कि एन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट औसत दूरी है पृथ्वी और सूर्य के बीच। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? 149.6 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, सूर्य से पृथ्वी की अगर हम दूरी देखें तो 149.6 मिलियन किलोमीटर है। कितना है? 149.6 मिलियन किलोमीटर है सूर्य से पृथ्वी की दूरी। ठीक है, अब अगर अगला हम देखें तो पृथ्वी सूर्य के निकटतम दूरी पर है। कब होता है? पृथ्वी जो सूर्य के निकटतम दूरी पर होता है। ठीक है, देखिए ये जो है क्या होता है कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी जो है 149.6 मिलियन किलोमीटर होता है। ठीक है, पृथ्वी सूर्य के निकटतम दूरी पर होता है 3 जनवरी को। पृथ्वी सूर्य के निकटतम दूरी पर होता है 3 जनवरी को, उपसौर के दिन। ठीक है, उपसौर के दिन। तो याद रखिएगा, जो पृथ्वी की सूर्य से जो निकटतम दूरी होती है वो कब होती है? वो 3 जनवरी को होती है, उपसौर के दिन। ठीक है, निकटतम दूरी 3 जनवरी को होगी। पृथ्वी का जो आकार है वो सूर्य का आकार पृथ्वी से बड़ा है। ठीक है, कितना बड़ा है? लगभग 109.2 गुना, 100 से भी ज्यादा, 109.2 गुना, याद रखिएगा। ठीक है, बुध के बारे में बात करेंगे। देखिए वह ग्रह जो सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है। ठीक है, सबसे पास में ही है, नजदीक है, तो ये जो है 87.96 डेज में चक्कर लगा लेता है। 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है वो बुध और शुक्र हैं। ठीक है, बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है। किसी पिंड का एल्बिडो परिवर्तित प्रकाश में देखने पर, पिंड का एल्बिडो परिवर्तित प्रकाश में देखने पर उसकी चातुष जो आपकी द्युति है यानी कि ब्राइटनेस है निर्धारित करती है। ठीक है, तो किसी पिंड का एल्बिडो परिवर्तित प्रकाश में देखने पर उसकी चातुर्द्युति यानी कि ब्राइटनेस निर्धारित करता है। शुक्र के बारे में बात करेंगे। देखिए किसका ग्रह नहीं है? कोई, बुध और शुक्र का कोई ग्रह नहीं है। सर्वाधिक गर्म अगर बात करें तो ये शुक्र है। सर्वाधिक गर्म जो ग्रह है वो शुक्र है। सबसे छोटा कौन है? बुध है। सबसे गर्म कौन है? शुक्र है। इवनिंग स्टार किसको कहते हैं? वीनस को कहते हैं। वीनस को क्या कहते हैं? इवनिंग स्टार। शुक्र को कहते हैं इवनिंग स्टार। ठीक है ना। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वह ग्रह जिसको भोर का तारा कहते हैं, तो वो भी शुक्र है। ठीक है ना, इवनिंग स्टार भी उसी को कहते हैं और मॉर्निंग स्टार भी उसी को कहते हैं। शुक्र पर मानव जीवन का होना अत्यंत संभाव्य है। ठीक है, पॉसिबल है मानव जीवन का। शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का अत्यधिक उच्च स्तर है, ये भी सही है। मानव जीवन का जो है होना अत्यधिक संभाव्य है। यहाँ पे जो है कार्बन डाइऑक्साइड के जो उच्च स्तर है वो अत्यधिक है। अब ए आर दोनों सही है और दोनों सही जो है आर ए की सही व्याख्या भी कर रहे हैं। पृथ्वी की जुड़वा बहन किसको कहते हैं? तो पृथ्वी की जो जुड़वा बहन है उसको हम वीनस को ही कहते हैं। ठीक है, शुक्र को ही कहते हैं। मैगलन अंतरिक्ष यान भेजा गया था तो शुक्र के लिए। ठीक है, तो एग्जाम में अगर आ गया मैगलन जो है अंतरिक्ष यान भेजा गया वो किसके लिए? वो शुक्र के लिए। ठीक है, अब आते हैं पृथ्वी पे। तो पृथ्वी क्या है? पृथ्वी गोलाकार है। सर्वप्रथम क्या कहा गया कि ये किसने कहा पृथ्वी गोलाकार है? तो सबसे पहले अरस्तु ने कहा। ठीक है, अरस्तु ने कहा कि पृथ्वी जो है वो है गोलाकार। ठीक है, एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का जो वैज्ञानिक नाम है वो है ग्रीन प्लैनेट। ठीक है, अगर जो है हम देखें तो पृथ्वी का जो नाम है वो है ग्रीन प्लैनेट, क्योंकि यहाँ पे ग्रीन प्लैनेट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है पृथ्वी का व्यास कितना है? तो 12,756 किलोमीटर है। पृथ्वी का व्यास कितना है? यहाँ पे मैं रिस्ट्रिक्ट कर रही हूँ, बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन ना हो। ठीक है, क्योंकि ये एक्चुअली ये रिवीजन पार्ट ही है। ठीक है ना, या फिर कोई ऐसे एग्जाम जैसे एनटीपीसी का एग्जाम आने वाला है, एसएससी के एग्जाम थे तो डायरेक्ट ही क्वेश्चन उठा लेते हैं। तो इस तरीके के, हालांकि यूपी में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन यूपी में चांसेस हैं, देखिए आपकी बार किस तरीके का पैटर्न सेट होता है। तो
इसमें क्या है कि नो डाउट आपके हेल्प तो मिलेगा इससे, आप एटलीस्ट ऑप्शन तो अलग कर पाएंगे इससे, ठीक है ना। तो इसलिए इसको करना भी बहुत ज़रूरी है। तो देखिए पृथ्वी का अगर व्यास की बात करें तो 12,756 किलोमीटर है। क्या है? 12,756 किलोमीटर है पृथ्वी का व्यास। पृथ्वी पर एक स्थान से बढ़ते हुए अक्षांश वाले दूसरे स्थान पर किसी वस्तु का वजन घटता है। ठीक है, पृथ्वी पर एक अक्षांश से बढ़ते हुए अक्षांश वाले दूसरे स्थान पर किसी वस्तु का वजन जो है वो घटता है। पृथ्वी एक परिशुद्ध गोला नहीं है। पृथ्वी क्या है? एक परिशुद्ध गोला नहीं है। एक्चुअली हम क्या कहते हैं, पृथ्वी का शेप हम जब कहते हैं तो जियोइड कहते हैं। ठीक है, जियोइड कहते हैं, ऐसे होता है कुछ। ठीक है, ये पोल्स जो है यहाँ पे देखिए आके चपटा हो जाता है। और गोला क्या होता है? गोला से थोड़ी ना होता। गोला कैसे होता है? गोला जो है बिल्कुल ऐसे होता है, कहीं चपटा उपटा नहीं होता, ऐसे होता है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे ये जो है चपटा हो जाता है पोल्स पे पृथ्वी। तो इसका एक जो है डेफिनेट शेप है जिसको कहते हैं जियोइड शेप। ठीक है, जियोइड शेप ये हो गया। नेक्स्ट हमारा है पृथ्वी के तरल अभ्यंतर या आउटर कोर। ठीक है, पृथ्वी का जो आउटर कोर है से भिन्न चंद्रमा का अभ्यंतर है शान द्रव्य। ठीक है, पृथ्वी के तरल अभ्यंतर यानी कि आउटर कोर जो होता है, तरल अभ्यंतर। देखो कोर भी दो तरीके का, दो है इसमें, एक इनर कोर, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है एक्चुअली। ठीक है, कैसे होता है? पहले जो है मान लीजिए ये पृथ्वी ले लीजिए, यहाँ पे ये पृथ्वी है आपका। ठीक है, तो ये ऊपर का है, ये जो है ये क्रस्ट है, ऊपर का पार्ट। फिर इसके नीचे का एस्थोनोस्फीयर, इसके नीचे और आ जाएंगे तो इसको कहते हैं। अब देखिए यही यहाँ से स्ट्रैटिफिकेशन शुरू हो जाता है। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड प्लीज। देखिए तो यहाँ पे जो हम आएंगे तो ये जो है मेंटल हो जाएगा, है ना। मेंटल को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। और नीचे जो है ये कोर भी दो पार्ट में डिवाइडेड है, अपर कोर और आउटर कोर। तो इसी की बात कर रहे हैं कि जो पृथ्वी के अंतर अभ्यंतर यानी कि आउटर कोर से भिन्न चंद्रमा का अंतर अभ्यंतर क्या है? तो चंद्रमा का जो है वो आपका है श्यान द्रव्य है। ठीक है, श्यान द्रव्य है। भूपर्पटी में बहुतायत से पाया जाने वाला रासायनिक तत्व है वो ऑक्सीजन। बहुत ही ज्यादा एक बहुत ही जो है पसंद करने वाला ही क्वेश्चन है ये, बहुत ज़्यादा जो है मुझे लगता है एग्जामिनेशन में, बहुत सारे एग्जाम में ये आता है, तो ये एकदम याद रखिएगा। एग्जामिनर्स इसको बहुत ज़्यादा जो है प्रेफर करते हैं पूछना। तो भूपर्पटी में, जो भूपर्पटी की बात कर रहे हैं, भूपर्पटी में बहुतायत में पाया जाने वाला ऑक्सीजन है। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश कितना समय लेता है? तो 8 मिनट 19 सेकेंड। ठीक है, 8 मिनट 19 सेकेंड लेता है। ये जो है अप्रोक्सीमेटली है, एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, पृथ्वी पर पहुंचने के लिए सूर्य जो है, सूर्य से अगर कोई प्रकाश चलता है तो पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट 19 सेकेंड का टाइम लगाता है। ठीक है ना, यानी कि जो हमें जो किरण अभी मिलती है तुरंत, वो 8 मिनट 19 सेकेंड की पुरानी होती है। ध्रुव तारा, अल्फा सेंचुरी, सूर्य एवं लुब्धक में वह तारा जो पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है वो कौन सा है? सूर्य है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि सूर्य के सर्वाधिक समीप कौन है, अल्फा सेंचुरी का ऑप्शन है, ध्रुव तारा है, सूर्य एवं लुब्धक है। तो ये सबसे ज्यादा नजदीक जो है पृथ्वी के सूर्य ही है। पृथ्वी का निकटतम क्या है? पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा? शुक्र है। ठीक है, पृथ्वी का निकटतम ग्रह शुक्र है। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? तो 365.25 दिन। और वही 2-5 दिन को एक कभी जो है फरवरी में 28-29 डेज का होता है, तो उसी को जोड़ के हम कर लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 365.25 दिन लगता है। अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग माध्य वेग, पृथ्वी जो है लगभग माध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है। वह जो है देखिए पृथ्वी जो है अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग माध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है। वह 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, मतलब एक जो है 29.1 सेकेंड में 29.8 किलोमीटर वो जो है चल जाती है। ठीक है, सोचिए कितनी फास्ट जो है स्पीड है पृथ्वी की, और हमें फील नहीं होता, हमें लगता है हम वहीं पे बैठे हुए। इसका भी एक रीज़न है, तो हम कभी जो है डिस्कस करेंगे तो आगे भी देखेंगे। लेकिन अभी आपको ये जानना है कि पृथ्वी जो है वो सूर्य का चक्कर लगाने में 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड ठीक है टाइम लेती है। मीटर आ जाएगा तो मत लिखिएगा, किलोमीटर पर सेकेंड है। पृथ्वी परिक्रमण करते हुए प्रति मिनट करीब करीब दूरी तय करती है। तो कितनी? ये पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई है ना, पर मिनट परिभ्रमण करते हुए पर मिनट ये 27.83 किलोमीटर की दूरी तय करती है। परिभ्रमण और परिक्रमण दोनों में अंतर है। ठीक है, पृथ्वी की परिक्रमण धुरी सदा झुकी होती है 23 पॉइंट, जैसे पृथ्वी है
तो ये हमेशा झुकी होती है। यहाँ पे ये जो है इसका ये देखिए झुका हुआ है, और ये जो झुकाव है ये वाला कोण बनता है वो है 23.5 डिग्री पर। ठीक है, सत्य कथन है। क्या है? पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में थुम्बा से गुजरती है। बिल्कुल सही है, इसलिए थुम्बा में हम लोग, क्योंकि वहां पे थ्रस्ट नहीं देना पड़ता है, ठीक है ना, रॉकेट्स को। तो पृथ्वी की जो चुंबकीय जो आपका चुंबकीय विषुवतीय रेखा है वो दक्षिण भारत में थुम्बा से गुजरती है। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हमारा है पृथ्वी के अक्ष के उत्तरी सिरे को उत्तरी ध्रुव कहते हैं और पृथ्वी के अक्ष के समानांतर है। पृथ्वी के अक्ष के उत्तरी सिरे को उत्तरी ध्रुव कहते हैं, पृथ्वी के अक्ष के समानांतर है। बिल्कुल है। जो अक्ष होता है, जैसे पृथ्वी है ना, तो बहुत सारी लाइंस होती हैं पृथ्वी पे, जैसे ये इक्वेटर है, ठीक है, तो ये इक्वेटर ये 0 डिग्री है। ऐसे ऐसे चल जाएंगे, ऊपर ऊपर जाएंगे तो छोटा होता जाएगा और ये कहीं पे नॉर्थ पे आके एक पॉइंट के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो ये अक्ष है, उसी के समानांतर बहुत सारी पैरेलल लाइंस होती हैं। दिन रात जिस कारण होता है वो क्या है? भू परिक्रमण। ठीक है, परिभ्रमण, भू परिभ्रमण। ठीक है, भू परिभ्रमण कारण है दिन और रात होने का। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। ठीक है, कहाँ पे पड़ती है सीधी? भूमध्य रेखा पर। ठीक है, भूमध्य रेखा पर जब दिन और रात बराबर होते हैं सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती है। मौसम बदलने का कारण क्या है? पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना और अपनी अक्ष पर झुका होना, ये मौसम बदलने का कारण है। ठीक है, पृथ्वी के पृष्ठ पर किसी विशेष बिंदु पर विचार कीजिए। पृथ्वी के पृष्ठ पर किसी विशेष बिंदु पर विचार कीजिए, जैसे कि दिल्ली शहर दिन में, उदाहरण के लिए उदाहरणार्थ दोपहर 12 बजे वहां का तापमान सर्दियों की अपेक्षा गर्मियों में समानता अधिक होगा, क्योंकि दिल्ली का जो तापमान है वो जो है सर्दियों की अपेक्षा गर्मियों में समानता अधिक होगा। क्या रीजन है? क्योंकि पृथ्वी पर गिरने वाली सूर्य की किरणें सर्दी में पृथ्वी के पृष्ठ की दिशा में अधिक झुकी हुई होती है। जो पृथ्वी पर गिरने वाली सूर्य की किरणें होती हैं वो सर्दियों में पृथ्वी के पृष्ठ की दिशा में अधिक झुकी हुई होती हैं। ठीक है ना, तो ये जो है हमारा जो तापमान होता है सर्दियों की अपेक्षा गर्मियों में समानता ज्यादा होता है, ये रीजन है। नेक्स्ट हमारा है सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम हो जाए तो सबसे अधिक संभावना क्या होगी? तो हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगी। सिंपल सी बात है, बहुत जल्दी रिवोल्यूशन होगा तो टाइम 365 दिन जो है लगेगा नहीं। पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है कहाँ पे? 23 अक्षांश के पास। ठीक है, जो डेजर्ट्स होते हैं 23 अक्षांश के पास ज्यादा होते हैं। कृत्रिम उपग्रह हमेशा पृथ्वी से पूर्वी दिशा में छोड़े जाते हैं। ठीक है, कृत्रिम उपग्रह हमेशा पृथ्वी से पूर्वी दिशा में छोड़े जाते हैं, क्योंकि वेस्ट टू ईस्ट पृथ्वी रिवॉल्व करता है ना, वेस्ट टू ईस्ट रिवॉल्व करता है और ये पूर्व की दिशा में छोड़े जाते हैं। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाता है और इसलिए उपग्रह को निकास वेग मिल जाता है। ठीक है, निकास वेग मिल जाता है। नेक्स्ट हमारा है देखिए, ये जो है ए हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर पश्चिम की तरफ पूर्व की तरफ छोड़ेंगे तो निकास वेग नहीं मिलेगा, बल्कि उल्टा और बहुत ज्यादा थ्रस्ट देना पड़ेगा उसको, बहुत ही ज्यादा। और अगर पश्चिम की दिशा में पृथ्वी घूम रही है ऑलरेडी पश्चिम से पूर्व, और पश्चिम की दिशा में ही अगर रॉकेट हम कृत्रिम उपग्रह छोड़ देते हैं तो हमें क्या करना है कि बहुत ज्यादा थ्रस्ट नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो है ए गलत हो जाएगा। यहाँ पे पश्चिम होता तो सही होता और आर सही है। पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्त काल के साथ उसी कक्षा में घूमती रहेगी। जैसे मान लीजिए एक एप्पल है और कोई जो है सैटेलाइट है जो मूव कर रही है ना पृथ्वी के चारों तरफ, तो अगर सैटेलाइट से बाहर कोई सेब अगर छोड़ दिया तो वो सेब की भी स्पीड उसी सैटेलाइट बराबर हो जाएगी। समझ रहे ना, तो ये चीज हो गई। पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवार यानी मेंटल के नीचे कोर बना होता है। देखिए प्रवाल के नीचे जो कोर होता है, क्रोड बोलते हैं इसको, वो लौह और निकल का होता है, निफे होता है ना, निफे बोलते हैं ना, तो निफे का होता है। पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ये हमारा जो है एक आपका हमने कंप्लीट किया। अब हम जो है नेक्स्ट वीडियो में मंगल को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो से मंगल देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।